तो ये फिशर प्रोजेक्शन है। ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन ऑफ गैलेक्टोज ओपन चेन। ये क्या है? ओपन चेन। और ये क्या है? साइक्लिक, फॉरवर्ड के साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर सेम मॉलिक्यूल गैलेक्टोज। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्फा डी गैलेक्टोज, इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी गैलेक्टोज। तो ये ओपन चेन ऑफ गैलेक्टोज, ये साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज भी क्या होता है? ये भी एक तरीके का एंडोहेक्सोज ही है ना, ये भी तो मोनोसैकेराइड है ना। नॉन मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ये भी एक क्या है? रिड्यूसिंग शुगर होगा गैलेक्टोज। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ओपन चेन लिखा और यहाँ पे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स लिखे। तो ये यूज होगा आगे जाके जब डाइसैकेराइड करेंगे, तो उसका मोनोमर होता है ये। गैलेक्टोज एक्ट्स एज अ मोनोमर ऑफ वन ऑफ द डाइसैकेराइड जो करेंगे आगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो। मैंने आपको शायद फ्रुक्टोज के ग्लूकोज की प्रिपरेशन बताई थी ना? फ्रुक्टोज की प्रिपरेशन नहीं बताई थी ना? बताई थी। फ्रुक्टोज की प्रिपरेशन बस ऐड कर लेना, जैसे ग्लूकोज की बताई थी। और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों की कॉमन प्रिपरेशन बताई थी, है ना? हाँ, एक होता है C6H10O5, ये भी स्टार्च नहीं होता है, इसको बोलते हैं इन्यूलिन। और इन्यूलिन में जब n टाइम्स वाटर डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाता है? n टाइम्स ऑफ C6H12O6, जो कि ये फ्रुक्टोज होता है, ना कि ग्लूकोज। अगर यहाँ पे हमने इन्यूलिन की जगह स्टार्च या सेलुलोज लिया होता तो क्या बनता? ग्लूकोज। याद करो, पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे अभी फ्रुक्टोज बन रहा है, तो ये याद रखना है। इसकी एक और प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम इन्यूलिन। एंड फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूस ब्रोमीन वाटर, याद रखना। फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूस ब्रोमीन वाटर, ये भी हमने पिछले बार बताना भूल गया था। फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूस ब्रोमीन वाटर, याद रहेगा। तो ये हो गया, फ्रुक्टोज की एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी अभी। और हमने कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स अब खत्म कर दिया है। ऑब्वियसली टेस्ट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स हम बाद में करेंगे, है ना? मोलिश टेस्ट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड सो ऑन, वो सब हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड गेट्स ओवर हियर। नाउ इसके आगे हम क्या करने आ रहे हैं? डाइसैकेराइड्स, है ना? ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स देख लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जो टॉलेंस और फेलिक्स को रिड्यूस कर देता है ना? रिड्यूसिंग शुगर याद रखना, जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिक्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, क्या हो गया? बात नहीं करो। एंड इट हैज हेमी एसिटल ग्रुप, इट हैज अ हेमी एसिटल ग्रुप not involved in glycosidic linkage। अब यहाँ से नई कहानी चालू हो रही। तो रिड्यूसिंग शुगर की न्यू डेफिनेशन अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कि रिड्यूसिंग शुगर को हम इस तरह से भी बात करेंगे, हैज अ हेमी एसिटल ग्रुप नॉट इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो हम उस टाइप के शुगर्स को भी हम रिड्यूसिंग शुगर ही बोलेंगे। तो ये एक और डेफिनेशन है। ठीक है, अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? दो मोनोसैकेराइड लो, उनको क्लब कर दो, ज्वाइन करोगे, क्या निकलेगा? वाटर। तो जिस चीज से ज्वाइन होंगे वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जिस पार्ट से ज्वाइन होंगे, जैसे इस टाइप का तुमको एक पार्ट दिखेगा उनके स्ट्रक्चर्स में, है ना? दो, एक हमने लिया मोनोसैकेराइड, एक लिया दूसरा, है ना? ऐसा मैं ये पूरा नहीं बना रहा हूँ। और बीच में पानी निकाला तो क्या होगा? O से लिंक हो गया, तो इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये डाइसैकेराइड बन गया कि नहीं? मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो वो डाइसैकेराइड बन जाएगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्या होता है, अभी समझाता हूँ स्ट्रक्चर्स में। ये याद रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने।
चले आगे? ठीक है, तो लिख लो सुक्रोज, डाइसैकराइड्स हेडिंग डाल लो, डाइसैकराइड्स। ये मिटा रहे हैं। डाइसैकराइड्स, और डाइसैकराइड्स में क्या है पढ़ना है अपने को? पहला सुक्रोज, और सुक्रोज को और किस नाम से बुलाते हैं? टेबल शुगर, ब्लड शुगर, और गेन शुगर बताया था, और इनवर्ट शुगर, ब्लड शुगर। ठीक है, तो ये याद रखना कि इनको इस नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, सो इनवर्ट शुगर क्लियर हो गया। अब ये सुक्रोज जो है इसको हम लोग जनरल कैसे लिखते हैं? C12H22O11 है ना, ये जनरल वे ऑफ राइटिंग है। ठीक है, अब सुक्रोज कैसे बनता है, इसके मोनोमर्स क्या होते हैं? पहले तो इसके मोनोमर्स पता होने चाहिए आपको, सबके मोनोमर्स याद होने चाहिए। डाइसैकराइड के मोनोमर मतलब जो इसके मोनोसैकराइड यूनिट्स है, सिंपलर वाले, किससे बनता है ये बताओ? आपको बताया था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो बताओ कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। किससे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बनता है। और फ्रुक्टोज का कौन सा फॉर्म? मतलब ऐसा मत लिखना सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो नंबर नहीं मिलेंगे। बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, क्योंकि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी हॉवर्थ में अगर हम बात करें तो ग्लूकोपाइरानोज बोल सकते हैं ना इसको, और इसको फ्रुक्टोप्यूरानोज भी बोल सकते हैं, दोनों नाम सही है। सो अल्फा डी इसका अल्फा फॉर्म उठाया, इसका बीटा फॉर्म उठाया, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवर रोटेटरी है, प्लस और माइनस साइन। हमें बताया था ना फ्रुक्टोज इज ऑलवेज लीवर रोटेटरी। तो इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो ये नोट कर लो। और लिंकेज इनके बीच क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच है? C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा ग्लूकोज। C1 ऑफ अल्फा मतलब ये वाला ग्लूकोज एंड C2 ऑफ क्या? बीटा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज। अरे अभी जो लिखा है ये, इसको मैं अभी शॉर्ट में बीटा फ्रुक्टोज लिख दे रहा हूँ। तो ये बीटा फ्रुक्टोज ये वाला है, और अल्फा डी ग्लूकोज अपना ये वाला है। तो इसका C1 पार्ट इसके किस पार्ट से कंबाइन करता है? C2 पार्ट। अब देखो मुझे बताओ अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता था? हम अब देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बताओ क्या ऐसा होता था? देख लो एक बार, चेक कर लो, मुझे नहीं पता, तुम बताओ, तुम बताओ। HOH फिर यहाँ पे OHH है ना, मुझे कंफर्म बताओ जल्दी। HOH, अब मैं याद तो रटा तो है नहीं है, तुम ये बना भी सकते हो, हमने तुम्हें तरीका बताया हुआ है। बताओ ये अल्फा डी ग्लूकोज है, हाँ या ना, देख लो ना। और बीटा डी फ्रुक्टोज कैसा होगा बताओ? हाँ भाई, 5 मेंबर रिंग होगी है ना। ये ऐसा था ना, ऐसे यहाँ पे क्या था? CH2OH, यहाँ पे भी क्या था? यहाँ बीटा है ना, यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे, और यहाँ पे OH H और H। देख लो OH है कि H है, चेक कर लो। सही है ना भाई, कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है तो कुछ गड़बड़ बता रहे हो, कैसे ही बता रहे हो। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं घुमा देता हूँ, फ्लिप कर दूँ। तो फ्लिप करो तो यहाँ CH2OH है, तो यहाँ भी मतलब ये एंड मैंने इधर लिख दिया है ना, और यहाँ पे फिर OHH हो जाएगा है ना, और ये HOH हो जाएगा, देख लो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH और H है ना। मैंने फ्लिप कर दिया उस मॉलिक्यूल को। आर यू गेटिंग इट? कर सकता हूँ ना, अलाउड है भाई फ्लिपिंग। सही है, एकदम सही कर दिया। अब बताओ अब क्या किया जाए? बोलो। हाँ, लिंक किससे किया जाए? हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है, तो यहाँ OH है, यहाँ OH है,
यहाँ से एक वाटर निकाल दो, क्या निकाल दो? वाटर। ये देखो, ये अल्फा ग्लूकोज था और ये क्या है? बीटा फ्रुक्टोज। अब इनसे जब तुमने पानी निकाला और ज्वाइन किया, जब तुमने क्या किया इसको ज्वाइन, तो ज्वाइन करने पे यहाँ पे ऐसा एक लिंकेज आ जाएगा ना, देखो यही बना दो मैं या और क्या बनाऊं? इसी में बना दे इसको। OH और H निकाल दिया यहाँ से, तो ये देखो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे था ना ऑक्सीजन, उसको मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो बीटा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया ना, क्लियर हो गया? सो दिस इज द वे यू, तो ये दो पार्ट्स हो गए। ये पूरा ये जो बन गया स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? सुक्रोज। ये जो टोटल स्ट्रक्चर बन गया है इसको सुक्रोज बोलेंगे, ठीक है ना? H और OH निकाला ना, वाटर निकाल दिया, तो ये बन गया सुक्रोज। सो ये बुक में स्ट्रक्चर दिया रहता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अल्फा और बीटा का स्ट्रक्चर पता है, खुद भी बना सकते हो एग्जाम में आराम से, पर प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा बताओ, इसका कौन सा हमने कार्बन लिया? फर्स्ट या सेकंड? इसका ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन लिया। और इसका कौन सा कार्बन? ये फर्स्ट था ना, फर्स्ट तो ये है, ये C2 यार। तो C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच बना अगर पूछेंगे, सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाज फॉर्म्ड बिटवीन C1 ऑफ दिस एंड C2 ऑफ दैट। तो ये हो गया सुक्रोज की सारी इंफॉर्मेशन। अब सुक्रोज मैंने बताया था क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है ना? क्यों? क्योंकि जो इसके दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं। वहां रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन थी एज अ हेमी एसिडल ग्रुप नॉट इन्वॉल्व्ड, बट यहाँ पे हेमी एसिडल ग्रुप क्या है? इन्वॉल्व्ड है। हेमी एसिडल मतलब यहाँ का OH और यहाँ का OH दोनों इन्वॉल्व हो गए ना, तो क्या हो गया? इन्वॉल्व होने से कोई भी OH फ्री नहीं रहा है ना, तो हेमी एसिडल फ्री नहीं रहा। यहाँ पे यहाँ का OH और यहाँ का OH मिल गया ना, हेमी एसिडल मतलब क्या होता था? RCH OH, तो यही जब नहीं रहा तो फिर क्या होगा? हम इसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? सो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। और सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑलवेज सुक्रोज इज ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर बाय डिफॉल्ट। सुक्रोज जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और जब आपने सुक्रोज को पानी में डाला, सुक्रोज को किस में डाला? अरे ये इसको जब हमने पानी में डाला एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो जाता था? ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता था। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रुक्टोज क्या होता है? लीवोरोटेटरी। तो होता क्या है, जो यहाँ पे जो ये क्या होता है? सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी अभी भी होता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट वो पानी में डालने में क्या कर रहा है? डेक्स्ट्रो एज वेल एज लीवो बना रहा है ना? और डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बना रहा है। इक्विमोलर में बना रहा है कि नहीं? इक्विमोलर रेशियो बना रहा है ना? ये दोनों इक्विमोलर रेशियो बन रहा है ना? लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये डेक्स्ट्रो से क्या हो गया? लीवो में भी चला गया। तो इसलिए इसको इन्वर्जन हो गई ना एक तरीके से, इसके अल्फा की, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की क्या हो गई? इन्वर्जन हो गई, प्लस से माइनस चला गया, ठीक है? और माइनस डोमिनेट हो गया, अब उसका अल्फा ज्यादा वैल्यू, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस का वैल्यू क्या हो गया? ज्यादा, ठीक है? क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो जाता है? मतलब लीवो में 92 माइनस 92.4 डिग्री का रोटेशन हो जाता है, और ग्लूकोज क्या था? प्लस 52.5 है ना? क्लियर? तो ये चीज हो जाती है। सिंस इट्स द लीवर रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज मच मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, ये देखो यहाँ फ्रुक्टोज बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है? ग्लूकोज। सो ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन कितनी है और फ्रुक्टोज की लीवो रोटेशन ये। सो ये प्लस से ज्यादा वैल्यू पे जा रहा है, मतलब माइनस जा रहा है ना, ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, इसलिए इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इन्वर्ट शुगर। आर यू गेटिंग इट? सो ये चीज है। तो सॉल्यूशन इज लीवो रोटेटरी। अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? वो लीवो रोटेटरी हो जाता है।
एंड सिंस द साइन ओवरऑल सॉल्यूशन लीवर रोटेटरी हो जा रहा है बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हैज कन्वर्टेड फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म टू अ नेट लीवर रोटेटरी फॉर्म, हेंस इट इज इन्वर्जन। एंड इन्वर्जन होना मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्ट शुगर बोल दिया इसको, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इजी, तो ये याद रखना। So sucrose is this much only. मिटा दें। तो डाइसैक्राइड्स में हमने पहला कर लिया सुक्रोज, इसमें और कुछ ज्यादा है। तो हम चलते हैं माल्टोज या मॉल्ट शुगर बोलते हैं इसको, माल्टोज या मॉल्ट शुगर। करें आगे। वैल्यूज लिख लो ना बस, प्लस 52.5 होता है ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, इसका माइनस 92.4 फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन, और सुक्रोज पॉजिटिव होता है ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो वो ज्यादा लीवर रोटेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसको इन्वर्ट शुगर कह दिया गया। तो डाइसैक्राइड में हमने पहला वाला खत्म कर दिया और उसकी पूरी डिटेल आपको अच्छे से बता दी है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, अगर सुक्रोज का है तो इसके इसी में से है। स्ट्रक्चर ज्यादातर आपको पूछेंगे तो स्ट्रक्चर लोग बना नहीं पाते, तो स्ट्रक्चर बनाने की टेक्निक बताती है। अब देखो अब क्या है, मॉल्ट शुगर। मॉल्ट शुगर या माल्टोज बोलते हैं आप। ये भी क्या होता है, C12H22O11 ही होता है। फॉर्मूला दोनों का सबका सेम ही होता है, बताया था ना, है ना। इट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स अक्रेन इन मॉल्टेड ग्रेन बार्ली, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, मॉल्टन ग्रेन बार्ली। बार्ली जो है वो एक मॉल्टन ग्रेन है, उसमें पाया जाता है, इसलिए मॉल्टेड, मॉल्टन नहीं मॉल्टेड ग्रेन, है ना। मॉल्टेड ग्रेन बार्ली के मॉल्टेड ग्रेन में, है ना, मॉल्टन ग्रेन ऑफ बार्ली में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम मॉल्ट शुगर रखा गया, मॉल्टोज रखा गया। मोस्टली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड टिश्यूज वेयर स्टार्च इज ब्रोकन डाउन, ये सब तो ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज क्या था, नॉन रिड्यूसिंग, और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग। तो ये भी याद रखना आपको, करने लगी है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसके मोनोमर्स लिख लो पहले। मोनोमर्स क्या है बताओ, इसके मोनोमर्स है 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, यानी कि एक अल्फा डी ग्लूकोज है ना, डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरा भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि दोनों यूनिट्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। क्लियर हुआ, तो बना लोगे अब तो कुछ है नहीं। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी अभी बताया था, क्या था यहाँ पे, HOH OH नहीं HOH, और यहाँ पे, अरे यहाँ पे OH, यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो अल्फा डी ग्लूकोज का सही बना है स्ट्रक्चर। और इसका दूसरा वाला जब बनाओगे तो क्या करोगे, नहीं इन्वर्ट नहीं करोगे, इसको ऐसे ही बनाओ, हाँ ऐसे ही बना दो, ठीक है। ठीक है, अब क्या करो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है कि इसका फर्स्ट कार्बन लो, इसका फोर्थ कार्बन है ना। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या आ जाएगा बोलो, कैसे आएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H है ना, और यहाँ का OH, उसके बीच इनको मिटा दो, हाँ पानी निकला यहाँ से, और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे था उसको ऐसे बना दिया, देख लो सही है ना। सर ये रिड्यूसिंग कैसे गलत होगा? बना, अभी तो दोनों ये हेमियासिडिन ग्रुप इन्वॉल्व है। सही बनाया कि गलत, पहले ये देख लो। सर वो लेफ्ट साइड पे H ऊपर है, OH मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ ये तो उल्टा, मेरे को उल्टा लगा,
यहाँ लेफ्ट साइड पे एच नीचे है ना, और OH कहाँ है? ऊपर। H ऊपर है। एच ऊपर है, हाँ यहाँ पे भी एच ऊपर है ना। ये किसने मुस्तान से, तो मैं बता रहा हूँ, फेंक दूंगा बाहर। मैंने नहीं बोला। तुम्हें बोला गया था कि बताओ, तो तुम बता गलत लग रहे हो। मैं तो बोल नहीं। ये है ना असली में, अरे ये है ना हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। और यहाँ से हमने क्या करना है बताओ, H और OH है ना, यहाँ का निकाल दिया। अरे हाँ या ना, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकाल दिया, तो बताओ क्या बनेगा, बेटा हाँ? ये क्या बना है, ये बन गया हमारा माल्टोज। इसमें दोनों पार्ट क्या है बताओ, इसका हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच आया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ऑफ alpha, first alpha D glucose and C4 of another alpha D glucose, same दोनों, एक का C1 एक का C4, तो हम बोलेंगे it has C1 C4 glycosidic linkage है ना, C1 C4 glycosidic linkage ऐसे ही पढ़ा जाता है। वहां पे क्या था बताओ, C1 C2 glycosidic linkage था कि नहीं, हाँ alpha D glucose क्या बोल रहे हैं यार आप, सुनो ठीक है, समझ में आ गया। और ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, क्यों है तुम बताओ। इस फर्स्ट कार्बन पे, इसके इधर वाले मत देखो, इधर तो है ना ये OH फ्री, समझ में आया भाई, एक तरफ होना चाहिए ना OH फ्री, इधर है ऐश करो H2OH चलो बड़ा, अरे ये वाला फर्स्ट कार्बन पे OH है क्या, नहीं ना, O के बगल वाले में नहीं, तो उसमें होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर हो गया, तो माल्टोज यही है। अच्छा, इन्वर्ट शुगर जो मैंने बताया वो कहाँ, उसको इन्वर्ट सिरप में कमर्शियली उस नाम से बेचा जाता है, जो मैंने सुक्रोज का बताया था ना, इन्वर्ट शुगर इज कमर्शियली अवेलेबल एज इन्वर्ट सिरप, बस वो ऐसे ही बता दिया। And it is used as a sweetener in bakery, confectionery products, also as fruit preservative beverages. पता ही है। ठीक है, लिख लो जल्दी माल्टोज, फिर हम लोग लैक्टोज करते हैं, है ना। What nonsense are you talking? Why are you distracting continuously? You don't want to do anything in life. I want them not to do anything in life. ठीक है, ओके, बेटा दे, तो माल्टोज हो गया। अब हमारा तीसरा क्या है, लैक्टोज। तो यह है लैक्टोज इंटॉलरेंट, हाँ लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बना ले। क्या बोल रहा, What are you saying? बकवास, don't talk बकवास। Lactose is called milk sugar, ठीक है, is called इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे आ गया आपका लैक्टोज में मोनोमर जो है, सुनो यहाँ पे गैलेक्टोज का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने पहले क्या बता दिया गैलेक्टोज क्या होता है। इसके मोनोमर क्या होंगे, बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज, है ना। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों के ही बीटा फॉर्म है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए प्लस प्लस है, तो कोई डाउट नहीं। तो गैलेक्टोज कैसा बनाया था बताओ जरा, बताओ, इसको पहले बना ले पहले, ठीक है। तो पहले मैं गैलेक्टोज बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने H और OH लिखा था, HOH था ना, सही है, यहाँ HOH, बीटा वाला बताना OH है ना, और यहाँ पे CH2OH, और अल्फा वाला बताओ
अल्फा वाला तुम ऐसा बताओ कि नॉर्मल वाला बताओ, मतलब बीटा, सॉरी अल्फा नहीं, बीटा वाला, बीटा वाले का नॉर्मल बताओ। अरे नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। फिर यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब बताओ इसका फर्स्ट कार्बन है ये, है ना, और इसका फोर्थ कार्बन, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा। ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है ना, यहाँ है ना, ये क्या पार्ट था, बीटा डी गैलेक्टोज, और ये क्या पार्ट था, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इन दोनों से अगर मुझे, मैंने पानी निकाल दिया यहाँ से और ऑक्सीजन है, उसको ऐसे लिख दिया, है ना, तो क्या बन गया ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया, और इसको बोलते हैं लैक्टोज, है ना। इसमें क्या है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं आप। किसका C1 है, बीटा डी गैलेक्टोज का, एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या? And it is also a reducing sugar. It is also a, है ना, फर्स्ट कार्बन पे देख लो, प्री हेमी एसिटल, हेमी एसिटल मतलब समझ रहे हो, ये देखो CHOHOR, ये मतलब वो ऐसा दिखना चाहिए, सिर्फ OH से नहीं होगा, मतलब हेमी एसिटल प्रॉपर दिखना चाहिए, सिर्फ OH होने से नहीं। वो मैं इसलिए बताता हूँ, शॉर्ट बता दे रहा हूँ, बट एक्चुअली में RCHOHOR, ये मतलब हुआ है, ठीक है। तो बस ऐश हो गई तुम्हारी। अब तुमने ये डाइसैकराइड्स तो खत्म कर दिया। अच्छा, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। जब भी लैक्टोज क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनेगा, तो मिल्क क्या होता है, सावरिंग ऑफ मिल्क। So it is now lactose is also done। और कुछ बचा है क्या, लैक्टोज भी हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डाइसैकराइड्स आर ओवर नाउ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। भी होता पॉलीसैकराइड्स करेंगे, ट्राइसैकराइड बताएं, चलो ट्राइसैकराइड लिखो। इसने बोला ट्राइसैकराइड बताइए आप एक, तो चलो एक ट्राइसैकराइड बता देते हैं, है ना, क्यों नहीं है। रैफिनोज, रैफिनोज इज अ ट्राइसैकराइड। उसका भी चलो एक लिख लेते हैं कि मान लो आ गया तो। थर्ड हो गया, ये हो गया डाइसैकराइड, मिटा दे अब। ट्राइसैकराइड, इसमें सिर्फ अपने को रैफिनोज पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को। रैफिनोज में, रैफिनोज होता है C18H32O16, C18H32O16, दिस इज रैफिनोज। अब जब इसको पानी में डालोगे 3 यूनिट्स आने चाहिए कि नहीं मोनोसैकराइड। कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। जब इसको पानी में तुम इन्वर्ट्स करोगे एसिडिक मीडियम में, तो तुम्हें एक मिलेगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये मोनोमर्स हो गए इसके, तो याद रखना, बता दिया। तो बस इसमें इतना ही, इससे ज्यादा आप मत जानो तो अच्छा है। तो 3 है ना, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि जब इनको ऐड करो जरा, कितना आया, C18H36 एंड O18, तो 2 ऑक्सीजन निकालो और 4 हाइड्रोजन निकालो, तो यही तो मिलेगा। अभी तो 2H2O से ऐड किया तो उल्टा मिल गया, ठीक है। तो ये रैफिनोज है, तो रैफिनोज में से जब भी 2H2O निकालोगे तो मैं ये 3 मिल जाएंगे, बैलेंस है। So now we have completed the trisaccharides also.
इसमें इतना ही। पॉलीसैकेराइड्स, आपको पता है पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? विच यील्ड मोर देन More than 10 N greater than यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना? She said yesterday. ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से फेमस है ज्यादा? स्टार्च, है ना, और ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो पहला हम पढ़ेंगे स्टार्च। देखो यहां तक लिखो, ये लिख लिया तुमने ट्राइसैकेराइड? जल्दी करो। They act as food storage or structural materials. पॉलीसैकेराइड है ना, फूड स्टोरेज या तो ये करते हैं या स्ट्रक्चरल मटेरियल्स की तरह काम करते हैं बॉडी में। Food storage or structural materials, and they are the most commonly encountered carbohydrates in nature. Polysaccharides are the most common carbohydrates in nature. ठीक है, starch, it is the main storage polysaccharide of plant. Main storage polysaccharide of plant. तो प्लांट्स में जो है ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, रूट्स, ट्यूबर्स। सीरियल्स में पाया जाता है, रूट्स, ट्यूबर्स, ये बायोलॉजी अच्छे से जानते होंगे, और सम वेजिटेबल्स। तो ये बेसिक बातें जो एनसीईआरटी में है, ये इतना आपको मतलब रखना है स्टार्च के बारे में। और इसके मोनोमर्स को जान लेते हैं। स्टार्च का जो मोनोमर होता है, ये हमने आपको पहले बताया, स्टार्च जब पानी में डालोगे एसिडिक मीडियम में क्या देता है? ग्लूकोज। तो इसका मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स। ढेर सारे यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज के ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? स्टार्च, है ना। इसमें भी दो बातें हैं, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स। स्टार्च इज मेड ऑफ, या हैज टू कंपोनेंट्स। अब दो तरीके बेस्ड ऑन द लिंकेज, मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट दोनों में ही होते हैं। दो कंपोनेंट्स है, दोनों में क्या होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज, बस उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। पहला क्या है? अमाइलोज, और दूसरा अमाइलोपेक्टिन, है ना। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलो। ठीक है, तो स्टार्च के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, नोट करो। तो एक बार क्वेश्चन आया था, विच इज द वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट? अमाइलोज का डोंट टॉक, आप खाना है खाओ, चुपचाप खाओ, बात ना करो। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट कौन है? अमाइलोज। और ये वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर कौन है? अमाइलोपेक्टिन। याद रखना है, ये सब पूछा जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन, या डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो ये याद रखना है। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च, यानी कि 15 से 20% स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट होता है? तो बचा हुआ 80 से 85% क्या होगा? 80 to 85% ऑफ स्टार्च इज कंपोज्ड, अमाइलोपेक्टिन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से
constitute 15 to 20% and it constitutes 80 to 85%. So ज्यादा फॉर्म में amylopectin रहता है स्टार्च से, ठीक है ना? And this is long unbranched chain. It has long unbranched chain. ये जो फॉर्म होता है amylose का, ये long unbranched chain होता है with 200 to 1000 alpha D plus glucose units. 200 to 1000 alpha D plus glucose units. तो इसमें कितने यूनिट्स होते हैं बताओ? लॉन्ग अनब्रांच, अनब्रांच मतलब स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन्स कितने होंगे? 200 से 1000 तक हो सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज चेन. ये क्या है? ब्रांच्ड है. ये क्या है? ब्रांच चेन है. इसमें ब्रांचिंग होती है, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. ये ब्रांच होता है ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना? एंड इसमें क्या होता है? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. इसमें क्या होता है? C1 C4 स्ट्रेट चेन में ही है ये, है ना? तो इसमें जो, अरे ये देखो ना, ऐसा है, फिर ये आया, इसका फर्स्ट और इसका फोर्थ, फिर ये जब रिपीट हुआ है ना, फिर इसका क्या फर्स्ट और इसका फिर से फोर्थ, समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे रिपीट हो जाएगा. कुणाल बाहर चले जाओ, जाओ बाहर, बाहर बाहर जाओ, जल्दी आउट फास्ट, नहीं तो कॉल बेइज्जती हो जाएगी हमारी. जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से. वीडियो देखे ना, वैसे पढ़ नहीं रहो, निकलो यहाँ से, तो फायदा नहीं बैठने का. जा रहे हो कि नहीं भाई? देखो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म चेन, फॉर्म क्या? चेन. अरे इसमें दो पार्ट्स है ना, एक तो ब्रांच है, मतलब इधर में स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन भी है और ब्रांच भी है. और स्ट्रेट चेन वाले में C1 C4 है, पर जो ब्रांच बना रहे हैं एक्स्ट्रा नया वाला, उसमें क्या है? C1 C6. मतलब क्या? ये देखो ऐसा था ना, ये जो बना रहे हैं ये कौन सा है? C1 C4 है ना, ये बता रहे हैं C1 C4. और जब इसके ऊपर में जा रहा है ना, इसके ऊपर वाले के साथ क्या बना रहा है? C1 C6 है ना. मान लो इसका C1 है तो इसका C6 है. तो एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 6 हुआ, ठीक है, इधर से बन रहा है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट क्लियर हो रहा है. यहाँ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना 1 और 6 में, जो CH2OH होता था ना, उसका H निकल जाता है. जो CH2OH होता है ना, ऊपर में लगा होता है 6 पोजीशन, उसका H निकल जाता है और फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है. ठीक है, तो ऐसे ब्रांच ऐसे करके पूरे स्ट्रक्चर में थ्रू आउट अमाइलोपेक्टिन के बारे में बता रहा हूँ, है ना. अमाइलोपेक्टिन में स्ट्रेट भी होगा और ब्रांच भी होगा, ऐसे ऊपर में भी इसी रिपीट हो रहा होगा, समझ लो नहीं? रिपीट हो रहा होगा, ऐसे करके नीचे में भी रिपीट हो रहा होगा एंड सो ऑन. तो इस तरह से इसका अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर बता दिए. बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्कूल एग्जाम में तो पेपर में आते हैं और जेई वगैरह के लिए, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया. मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ मैं पलटा हूँ और कोई बात ना कर रहा, आप में से वो भी कभी कर रहे, कभी ये कभी वो, कोई ना कोई बात कर ही रहा है. ये लगातार हो रहा है, मतलब थ्रू आउट द बैच. मुझे मालूम भी है कर रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी. आप उसका फायदा उठा रहे. आपको खाना है, आप खाओ चुपचाप. बात करने की क्या जरूरत, हंसने की क्या जरूरत है इसमें? हमारे वर्ड्स तो मैं उसमें हंसी क्यों आ रही है आपको खाते समय? पढ़ाई करनी है तो यहाँ बैठो, नहीं तो उस बगल वाले रूम में बैठ जाओ, वहाँ पे भी आप जा सकते हो. बाद में वीडियो देखने का, ऐसे भी नहीं पढ़ो, क्लास में समझना है नहीं, मस्ती करनी है ना. यहाँ पे तो आप इसीलिए आते हो, तो इससे अच्छा वहाँ चले जाओ, आराम से बैठो, मस्ती करो, खाओ पियो, फिर वीडियो देख लेना घर पे. 2 बार मेहनत, बस दूसरी ये है कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी घर जाकर. नहीं तो यही समझ लो तो आराम हो जाएगा, घर पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, दोबारा रिवाइज बस करना पड़ेगा. नहीं तो वहाँ लिखोगे बैठ के. एक्सप्लेनेशन से ही होता है, ये नहीं है कि नोट्स आ गए तो हम महान बन गए. नोट्स से कुछ नहीं होता. नोट्स आने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पहले तो समझी होनी चाहिए और फिर क्या आना चाहिए? रिवीजन, जो कि दोनों तुम लोग नहीं कर रहे. यहाँ देखो स्टार्स के 2 कंपोनेंट बता दिए, समझ में आया? स्ट्रक्चर बनाओगे या मैं बताऊं? अरे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जोड़ देना ना. ये बुक से रेफर कर लोगे या बना के दिखाना है? ये लिख लिया था स्टार्च के बारे में. तो स्टार्च के मोनोमर बता दिया. इसी को हमने अब अमाइलोज का मोनोमर कौन है? यही. अमाइलोपेक्टिन का भी मोनोमर कौन है? यही है, बस अरेंजमेंट अलग है.
सो अब देखो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे तुम। मैं अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पहले, ठीक है। अमाइलोज का स्ट्रक्चर करने आ रहा है। अमाइलोज कैसा बनेगा बताओ, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स बना दें। ऐसे मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। ऐसे रिपीट कर लो कैसे, इधर से भी Yes, sir. है ना, एंड सो ऑन, वो रिपीटिंग चला जाएगा, वो स्ट्रेच होगा ना 200 से 1000 यूनिट्स ऐसे आगे डॉट 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 लगा दे वैसे। और यहाँ पे क्या बनाओगे, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो CH2OH अपना ही H है ना। यहाँ पे क्या था OH H, यहाँ पे OH H, यहाँ पे भी OH H H OH, यहाँ पे CH2OH, समझ रहे हो। Yes. ये इस तरह से बनाना है। ये हो गया तुम्हारा अमाइलोज का स्ट्रक्चर, कितना आसान है। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है ना, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ऐसे ज्वाइन कर दिया ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ C1C4। यहाँ पे क्या हो रहा है C1C4, देख ही सकते हो आप, इसका फर्स्ट इसके फोर्थ के साथ से कर लेना। सो वी हैव नाउ कंप्लीटेड अमाइलोज स्ट्रक्चर। इसमें ये जो है इनको अल्फा लिंक्स बोल रहे हैं, अल्फा लिंक्स, ठीक है। अल्फा के मतलब दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में जो लिंक है उसको अल्फा लिंक बोल दिया तुमने, हाँ। या पहला लिंक ऐसे बोल दिया, इसको बोल दिया हमने क्या, फर्स्ट लिंक। नहीं समझे, कितने टाइप के लिंकेज होंगे बताओ, दो टाइप के होंगे कि नहीं, एक अल्फा लिंक और तो अल्फा लिंक, यहाँ पे तो सिर्फ अल्फा लिंक है ना भाई। ये क्या है बताओ, ये जो बनाया हमने ये क्या था, एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जैसे रिपीट हो रहा है, मतलब यही सेम चीज मैं यहाँ बना रहा हूँ, सेम चीज मैं यहाँ बना रहा हूँ अमाइलोपेक्टिन में भी, बट एक डिफरेंस अभी हम क्रिएट करेंगे। हाँ वहाँ पे अब हम यहाँ देखो ये CH2OH है, अब हमने यहाँ का जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, यहाँ पे क्या था फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में था C1C4, और अब हम फर्स्ट को नीचे ले जा रहे हैं और यहाँ पे एक और नया अल्फा लिंक बना रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, इसके 6 के साथ, तो 6 यहाँ पे है ना, ये वाला क्लियर हो रहा है। यहाँ पे H था ना भाई, यहाँ क्या था OH, ये लिखा HOH था ना, H, देखो ये गलत बोल रहा है भाई, इसी बार गलत मत बताओ, HOH, यहाँ क्या है H, और फिर यहाँ पे रिपीटिंग होने लगेगा ना इस तरह से, समझ रहे हो, यहाँ पे भी इस तरह से HOH था, ये रिपीटा दे यार, यहाँ पे भी तो ग्लाइकोसिडिक रिपीट होगा, है ना, मतलब ये अल्फा फिर अल्फा, ये ऊपर वाली सेम चीज नीचे बना रहा हूँ, ऊपर वाली सेम चीज मैंने क्या बनाई नीचे बनाई, बट इसका जो 6th वाला है C1 और C6 देखो यहाँ पे हो गया, ये किस में आया एक्स्ट्रा अमाइलोपेक्टिन में आया, यहाँ C1C4 भी है, C1C6 भी है, यहाँ केवल क्या है C1C4 है, ठीक है। ऐसे रिपीट करा दो, बना पूरा तो नहीं बना, मैंने थोड़ा सा बना दिया, कर लोगे ना, इस तरह से आप बना लेना। सो दिस इज द ब्रांचिंग एट C6, मतलब 6th एंड 1st, और इसको भी, ये भी एक नया अल्फा लिंक है। आपको समझा क्या, आपने बोला था बनाने को ये स्ट्रक्चर, अभी क्लियर हो गया आपका। सो दिस इज अमाइलोज एंड अमाइलो, बहुत आसान है, यहाँ सिर्फ अमाइलोज अल्फा लिंक, और यहाँ अमाइलोज अल्फा लिंक्स प्लस ब्रांचिंग अल्फा लिंक C1C4 एंड C6, तो वहां पे जो लिखा है वही एग्जैक्ट आप यहाँ देख सकते हो, नोट कर लो जल्दी से। फिर हम अब तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन, मतलब स्टार्स हमने खत्म कर दिया है, स्टार्स हमारा हो गया।
स्टार्च कहाँ पाया जाता है? पोटैटोज, व्हीट, राइस, मेज, है ना? स्टार्च इज फाउंड इन आलू में बहुत पाया जाता है ना? राइस में पाया जाता है, व्हीट, मेज, इन जगहों पे स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इन खाने पीने में आपको फायदा करता है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्या है? सेल्यूलोज। मिटा दें? कितना बज गया टाइम? तो सेल्यूलोज लिख लो हेडिंग, सेकंड इज सेल्यूलोज। आज खत्म कर देते हैं ये। Cellulose is the second polysaccharide. It is the exclusively in plants, occurs exclusively in plants only. In plants. ये सिर्फ plants में पाया जाता है. And it is the most abundant organic substance. Most abundant organic substance किस kingdom में? Plant में. Most abundant organic substance in plant kingdom. प्लांट्स में सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, एंड इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, है ना? सेल वॉल पता है ना आपको? प्लांट्स में सेल वॉल होता है ना? प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल होता है, तो उसका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। सो सेल्यूलोज में ये तीन थ्योरेटिकल बात हो गई, और एक इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड। इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड। तो ये इसका स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रेट चेन है, और इसमें मोनोमर्स क्या क्या है? इसके मोनोमर्स याद रखने हैं आपको, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं इसमें। क्या है? सिर्फ बीटा डी क्या ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। जैसे उसके क्या थे सिर्फ स्टार्च के, इसके बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। और इसमें जो लिंकेज है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ या बना लोगे? बुक से देख लोगे? बुक में है, ये कर लेना बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें बीटा लिंक्स होंगी, यहाँ पे क्या होगी? बीटा लिंक्स, और क्योंकि बीटा वाले लिंक्स है तो बीटा दो बीटा बनाओ, है ना? ऐसे ऐसे एक बीटा यहाँ बनाया तुमने और दूसरा बीटा यहाँ बनाया है कि नहीं? बीटा वाला फॉर्म, और उनको जोड़ दिया, ऐसे रिपीट करवा दिया ऐसे, ठीक है ना? यस सर। बस ये एक बीटा वाला बना लेना, यहाँ बीटा ऐसे रिपीट करवा देना, तो बन जाएगा स्ट्रेट चेन। अब बुक में लेकिन ऐसे नहीं दिया, बुक में इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है, तो आप क्योंकि C1C4 है ना, ऐसे नहीं बनो, ऐसे बना सकते हो। ये देखो, बात नहीं करो आप। इसका जो फोर्थ है ना, बुक में ऐसे बनाया हुआ है, समझ रहे हो? इसके फर्स्ट के साथ ऐसे है ना, समझ रहे हो? इस तरह से। फिर इसका जो फोर्थ है इसके फर्स्ट के साथ ऐसे, क्यों? क्लियर हुआ? ऐसे बना के दिया तो भी कोई फर्क नहीं, ये हर एक का बीटा बनाते रहना। अरे हाँ ना, बस ऐसे कर देना, यहाँ ऊपर से आ रहा होगा ये, ऐसे यहाँ से ये नीचे जा रहा है, देख लेना। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बना लेना इस तरह से। तो ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स ढेर सारे इस तरह से स्टेप वाइज आप बना लेना। ये स्ट्रेट चेन में ऐसे बना हुआ है, तो मतलब वो सुक्रोज में जैसे वो स्लैंटिंग था वैसे। ऐसे ही है, स्ट्रेट बना दो, चाहो टेढ़ा बना दो, कैसे बनाओ तुम्हारे को आना चाहिए, वैसे तो इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है? इट इज बीटा 1,4 पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, है ना? बीटा 1,4 पॉलीमर बोल सकते हैं इसको। अरे बीटा 1,4 पॉलीमर ऐसे बोलते हैं, हाई बाय ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और डी ग्लूकोज, ऑब्वियसली डी ग्लूकोज होगा, तो ये ऐसे भी बोलते हैं सेल्यूलोज को। तो
तो सेल्यूलोज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है ये तो बताइए। स्टार्च का फॉर्मूला क्या था? C6H10O5 था ना। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N। स्टार्च का भी सेम ऐसे ही दिखता था। स्टार्च इज आल्सो सेम फॉर्मूला एंड सेल्यूलोज इज आल्सो सेम। क्लियर? सेल्यूलोज का चीफ सोर्स क्या है? वुड। वुड से पाया जाता है 50% सेल्यूलोज जो है उसमें होता है, वुड में। एंड बाकी लिग्निन रेजिन्स वगैरह में होता है। कॉटन में 90% होता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो वुड में क्या बोलेंगे? 50% सेल्यूलोज होता है और कॉटन में 90% सेल्यूलोज। तो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। कॉटन और वुड दोनों ही बहुत यूजफुल चीजें हैं हमारे लिए। ठीक है, तो नोट करो सेल्यूलोज के बारे में इतना है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी हमें जानना है थोड़ा। इससे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी जानना होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या जानना है वो लिख लेते हैं। फिर उधर अल्लाह बनना आ जाता है उसके अंदर। अरे several materials are obtained from cellulose. Several materials can be obtained from cellulose. तो cellulose काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे काफी मटेरियल बनाए जा सकते हैं, ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से मटेरियल है वो हम देखने आ रहे हैं। पहला है मर्सराइज्ड कॉटन। मर्सराइज्ड कॉटन, एक मिनट ये देखो। तो नाउ सेल्यूलोज के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, ठीक है। सेल्यूलोज इज यूज्ड टू ऑब्टेन सम मटेरियल्स। व्हिच मटेरियल? मर्सराइज्ड कॉटन। कैसे बनता है मर्सराइज्ड कॉटन? सेल्यूलोज और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करा दो, रिएक्ट करा दो, जो बचता है वो सिल्की लस्टर, ठीक है, सिल्की शाइन होती है उसमें, और उसी को क्या बोलते हैं? मर्सराइज्ड कॉटन। गन कॉटन बनाने का काम आता है। गन कॉटन क्या होता है? जो कि सेल्यूलोज नाइट्रेट यानी कि नाइट्रेटेड सेल्यूलोज इज कॉल्ड गन कॉटन एंड इट इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर and it is used to manufacture smokeless gunpowder called blasting gelatin, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, ये सब आपको याद रखना है सारे पॉइंट्स। सेल्यूलोज एसीटेट कहाँ यूज? तो इससे क्या बना? सेल्यूलोज एसीटेट बना, जो कि कहाँ यूज होता है? टू मेक एसीटेट रेयन एंड मोशन पिक्चर फिल्म्स, ठीक है। एंड सेल्यूलोज से और क्या बना? सेल्यूलोज xanthate, जो कि कहाँ यूज होता है? टू मेक विस्कोस रेयन। और ये बनता कैसे है सेल्यूलोज xanthate? सेल्यूलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये नोट कर लो। ये सेल्यूलोज की इंफॉर्मेशन सारी हो गई। लास्ट हमारा ग्लाइकोजन है। ठीक है, मिटा दे, देख लो एक बार, कोई डाउट नहीं है। सो सेल्यूलोज इज ऑल्सो ओवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट है हमारा आज का पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन। ये छोटा सा ही है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। कहाँ पे होता है बॉडी में? लीवर में, ठीक है ना। सो लिख लो थर्ड ग्लाइकोजन, ये तीसरा पॉलीसेकेराइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च क्योंकि एनिमल्स में पाया जाता है, मतलब ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या बोलेंगे? इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्टोर्ड इन, सॉरी, ग्लूकोज इज स्टोर्ड। ग्लूकोज जो होता है ना हमारी बॉडी में, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, मतलब ह्यूमन नहीं बोला इन्होंने, एनिमल बोला, समझ रहे हो? जानवर ही हो। So glucose is stored in animal body in the form of glycogen. ये समझ में आया? दूसरा, it is also known as animal starch because its
known as animal starch because its structure resembles starch. कौन सा starch का form? amylopectin. Its structure resembles amylopectin जो कि हम starch का ही component है. ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है पूछ सकते हैं, amylopectin से मिलता है. एंड ग्लाइकोजन फिर हाईली ब्रांच्ड होगा कि नहीं? हाँ, Yes, sir. हाईली ब्रांच्ड, देयरफॉर इट इज हाईली ब्रांच्ड. मतलब थोड़ा amylopectin से ज्यादा ब्रांच होता है ना. एंड व्हेनेवर द बॉडी रिक्वायर्स ग्लूकोज, व्हेनेवर बॉडी रिक्वायर्स ग्लूकोज, वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है. रिक्वायर्स ग्लूकोज, एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. एंजाइम्स जो बॉडी में ब्रेक द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो ये हमारी ग्लाइकोजन के बारे में बात हो गई. ग्लाइकोजन के बारे में इसका जो मोनोमर क्या होगा, ऑब्वियसली बताओ. इसका मोनोमर पूछेंगे तो क्या होगा? अरे कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि ये मिलता जुलता किससे है? Amylopectin. और इसका भी अल्फा डी ग्लूकोज ही होता, तो इसका भी मोनोमर क्या होगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. ये डैश है, माइनस वन इसमें समझ लो, डैश है. So alpha D plus glucose is the monomer of this. इसको रिजर्व फूड भी कहते हैं. ये मेनली लिवर और मसल्स में होता है. कहाँ होता है? बॉडी मतलब लिवर एंड मसल्स में. ये रिजर्व फूड की तरह काम करता है. स्टार्च और अगर मुझे पूछा जाए एग्जाम में, हाउ इज स्टार्च डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोजन? स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या अंतर है? Less. स्टार्च और ग्लाइकोजन में अंतर क्या है? स्टार्च में लिखोगे कैसे तुम? स्टार्च इज द मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल ऑफ प्लांट्स. अरे स्टार्च तो स्टोरेज ऑफ किसका है? प्लांट. और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स. स्टोरेज फॉर प्लांट्स है और ये क्या है? एनिमल्स. स्टोरेज नहीं है एनिमल्स का, मतलब स्टोर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ना, ग्लूकोज. सो ये बोल सकते हो स्टोरेज फॉर एनिमल एंड स्टोरेज फॉर प्लांट्स. और दूसरा Less. मोनोमर्स तो चलो सेम है, और क्या? Less chain. लेस चेन ब्रांच. Less. ये क्या होता है? फिर दूसरा तुम डिफरेंस लिखोगे कि ये लिवर में पाया जाता है ना, मसल में. ठीक है ना, ये दूसरा डिफरेंस लिख देना. और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? हाँ, सीरियल, रूट, ट्यूबर बताया था ना. सॉरी, स्टार्च है ना. स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट, ट्यूबर. बस यही दो डिफरेंस लिख सकते हो और कुछ नहीं लिखना. ये बोर्ड में आ सकता है. ठीक है, ये आपने लिखना है. सो ग्लाइकोजन इज आल्सो डन. एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, एक नोट लिख लो, या ठीक है नोट लिखवा दे. ये इससे लेना देना नहीं है ग्लाइकोजन से, बस एक नोट है, अलग से नोट लिख लो. ग्लाइकोजन हो चुका है, ग्लाइकोजन इज ओवर. अब हमें एक अलग से नोट लिख रहे हैं. द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन गट ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड टर्माइट्स, है ना. द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स, है ना. द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन गट ऑफ इंसेक्ट्स called termites have enzymes that can hydrolyze the cellulose linkage. ठीक है, इसीलिए वो खाते रहते हैं ना. अरे ये टर्माइट्स क्या होते हैं? वुड का है कंपोनेंट, और सेलुलोज के अंदर क्या होता है? वुड. Yes. मतलब वुड के अंदर सेलुलोज होता है. तो टर्माइट्स वुड के अंदर जो सेलुलोज होता है ना, उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं. ठीक है ना, तो ये चीज होता है. तो बस आज के लिए इतना. फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे.